जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, प्रेम्बल का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। अब प्रेम्बल में जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में या एसएससी में या एनडीए में या पीसीएस में आए हैं, अब हम उन प्रश्नों पर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ठीक है, उन प्रश्नों पे अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि वो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कैसे लेवल के हैं, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होता है। चलिए उस पर बात करते हैं। थोड़ी सी एक समस्या है कि मेरे इस एप्लीकेशन में जो मैंने पिक्स ले रखी हैं क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन यहाँ नहीं आ सकते, तो हम गैलरी से उस क्वेश्चन को उठाएंगे और वहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या करके यहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा ठीक से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में, उद्देशिका के संदर्भ में याद रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय अगर हम क्वेश्चन पर बहुत गहराई से फोकस करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट दिखाई देता है जो हम पीछे पढ़ चुके होते हैं, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो यहाँ देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान की उद्देशिका के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब हमें विचार करना है उद्देशिका के रेफरेंस में। पहला कथन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा कह रहा है कि उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना है कि सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। चलिए देखें, इसमें से ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि केवल एक, याद रखना सही नहीं है, केवल एक और तीन, है ना, एक और तीन, केवल एक और दो, एक दो और तीन, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे इस बार यूपीएससी में भरमार था पीटी में। ठीक है, तो चलो अब इसका हम एनालाइज कर लेते हैं इसको कि कैसे क्या है। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने जहाँ से लिया है उसको बुक को मैंने स्टडी कर रखा है ना, तो इसलिए उसमें आपको आंसर ऐसे दिख जाएंगे। लेकिन सिर्फ आंसर पता लगने से सारी बहादुरी नहीं है, हमको हर एक स्टेटमेंट का एक्चुअल में व्याख्या करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, या जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो हमें एनालाइज करना आना चाहिए क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम संविधान को, जो पहला स्टेटमेंट था कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है, तो इस पर हमने बात किया था लास्ट टॉपिक में कि संविधान जो प्रस्तावना है ना, ये प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, पहला टॉपिक यही समझते हैं हम लोग कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो आपको अगर ध्यान होगा तो एक केस हुआ था, बेरूबारी केस। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में। तो बेरूबारी केस में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो पा रहा हो तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, 1960 में बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था। लेकिन उसके बाद एक केस और हमारे सामने आया था जिसे हम लोग जानते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस कब आया था? तो केशवानंद भारती केस हमने देखा था 1973 में आया था। 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट गलत है कि जो संविधान, जो उद्देशिका है, ये संविधान का भाग नहीं माना जाता है। याद रखना है कि हमें क्वेश्चन का जो अब जवाब देना है वो अपने रिसेंटली अपडेट के आधार पे देना है। ऐसा नहीं है कि पहले था तो हम उसी के बेस पे इसका जवाब देंगे, नहीं। वर्तमान समय में उस प्रश्न को लेकर के क्या परिस्थिति है, सिचुएशन क्या है, हमें उस पर जवाब देना होता है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो केशवानंद भारती के केस के बाद जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग हो गया था। तो इसका मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन पे, तो देखिए लिखा हुआ है कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। तो ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ है कि सही नहीं है,
तो इसका मतलब सही नहीं है कौन सा, पहला वाला, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखें अगर हम आंसर में एलिमिनेशन का तरीका क्या होता है यूपीएससी में, जैसे अब हमको पहला पता चल गया कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, तो अब ज़रा देखो कि पहला वाला विकल्प किस में है, तो यहाँ तो दुविधा है, पहला वाला विकल्प चारों में दिखाई दे रहा है ना। पहला का जो विकल्प है जैसे पहला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पहला चारों में। अब इसके बाद हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उद्देशिका को मैंने बताया था कि उद्देशिका अपरिवर्तनीय है। उद्देशिका कैसा है, अपरिवर्तनीय है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि उद्देशिका, आलोचना में मैंने ये टॉपिक आपको बताया था, कैसा है, अपरिवर्तनीय है। और अगर उद्देशिका अपरिवर्तनीय है तो इसका मतलब ये है कि सरकार संविधान के प्रस्तावना में लिखित सारी बातों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, केवल उसे एक निर्देश के फॉर्म में रखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब दो स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा स्टेटमेंट देखो, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पूरी तरीके से ये चीज़ हमने देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को प्रस्तुत किया था और उसी से हमारा उद्देशिका बना हुआ है। तो इसका मतलब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन पहला और दूसरा गलत है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। लास्ट देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो अगर प्रेम्बल किसी ने ध्यान से देखा होगा तो प्रेम्बल में जो ये 5 वर्ड हैं उनका जो क्रम है वो यही है। सबसे पहले वहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है, समाजवादी लिखा है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न सीधा डायरेक्टली ऐसे अगर आपको पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में संविधान का निहित क्या है, मतलब संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ा गया है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं। ऑप्शन में है मूल दर्शन, साम्यवादी स्वरूप, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नास्तिक राज्य। अब थोड़ा सा देखें कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पढ़ करके क्या हमको ऐसा लगता है कि प्रस्तावना के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारत में जो शासन प्रणाली का स्वरूप होगा वो साम्यवादी होगा। साम्यवादी मतलब मार्क्सवाद, जो मैंने कल समझाया था आपको। क्या वो पढ़ करके ये चीज़ हमें दिखाई देता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही रहेगा? क्या दिखाई, हाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर आप देखेंगे तो कहेंगे ऐसे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो हमने देखा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। चलिए तो एक फैक्ट हम मान लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रस्तावना का उद्देश्य है, मान लेते हैं। चलिए अब इस पे देखिए जरा सा, नास्तिक राज्य, क्या उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि किसी देश को या किसी राज्य को नास्तिक होना या आस्तिक होने के लिए हमारा संविधान प्रेरित करता है? नहीं लगता ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 ऑप्शन है, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य, ये संविधान की प्रस्तावना का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। अब बचे 2, ठीक है। ये जो 2 बचे हैं उसमें से एक दिखाई दे रहा मूल दर्शन और दूसरा दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर थोड़ा बहुत हम डिबेट कर सकते हैं कि हाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना है, हम पीसीएस का या फिर यूपीएससी का जब हम पेपर देते हैं तो वहाँ एकदम साफ साफ लिखा होता है कि दिए गए विकल्पों में से, चारों विकल्पों में से सबसे सही उत्तर चुनिए।
इसका मतलब कि हो सकता है कि चारों के चारों विकल्पों के जो आंसर हों वो सही हों, लेकिन उन चारों में जो सबसे सही हो वो चुना जाता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना हमें। तो इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अगर बात करें तो मैंने बताया था कि प्रस्तावना में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, और दर्शन के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र शामिल है ना। तो इस तरीके से अगर प्रस्तावना में संविधान का निहित क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, तो हम समग्र रूप से अगर सबसे सही विकल्प को चुनेंगे तो मूल दर्शन है। ये दो तो बिल्कुल नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की थोड़ी थोड़ी स्थिति बन रही है कि हाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब मूल दर्शन के अंदर शामिल हो ही जा रहा है तो हम उसको विकल्प के रूप में क्यों चुने, यही सुनेंगे ना भाई, है ना। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न का जवाब। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब जिसने भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला टॉपिक देखा होगा तो आराम से इसका जवाब कर सकता है। इसमें देखो कह रहा है केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो इसका सीधा सा मैंने अर्थ बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके। तो इसका जवाब सी हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो पांचवा देखो, अगर हम पांचवें प्रश्न के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है ना। यानी भारत में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है। तो भाई हमने कल बात किया था कि जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये मैंने बताया था कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब होता है जो शासन जहाँ जनता स्वयं करती है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता एक प्रतिनिधि चुनेगी और वो प्रतिनिधि उनके शासन का संचालन करेंगे। तो भाई मेरे हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, ये चीज़ कैसे प्रमाणित हो। तो मेरे बच्चों मैंने आपसे बताया था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दो स्वरूप होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक, और एक होता है लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये टॉपिक हमने अभी कल परसों में ही डिस्कस किया था कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसके दो रूप होते हैं, जिसमें से जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र, और उसके बाद होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। मैंने बताया था कि संसदीय लोकतंत्र दो जगहों पे अप्लाइड है, वो है भारत और ब्रिटेन। इन दोनों जगहों पे जो लोकतंत्र पाया जाता है वो संसदीय लोकतंत्र है, जो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ब्रिटेन, और ये पाया जाता है अध्यक्षात्मक यूएसए में। तो इसका मतलब संसदीय लोकतंत्र ही तो भारत में है, तो हम कहेंगे कि संसदीय लोकतंत्र अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे इंडिया में है। तो उसका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और दोनों का मिश्रित स्वरूप बिल्कुल नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है, ठीक है। मतलब हमारे सामने ये चार एक पैकेज दिए हुए हैं, इन पैकेजों में किसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला पैकेज है उद्देशिका, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और चौथा है मूल कर्तव्य। अब ये चीज़ बहुत डीप समझनी होगी, अभी इसमें एक टॉपिक हम पढ़े नहीं हैं जो कि हमारा ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है, तो थोड़ा सा हमें परेशानी होगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन केवल इतना क्वेश्चन होता कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है। अब एक चीज़ तो पूरी तरीके से श्योर कि किन उपबंधों में, मतलब इसमें चारों में से किन किन में हुआ है ना। क्वेश्चन ये है, अगर ये नीचे ये कूट का प्रयोग नहीं करना होता, खाली ये हमारा क्वेश्चन होता, तो उसमें सीधा सीधा उद्देशिका होता। हमने उद्देशिका में पढ़ा हुआ है, मैंने प्रस्तावना में पढ़ा हुआ है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो हमारा आंसर सीधा उद्देशिका हो जाता है। लेकिन इन चारों में से किस में है, ठीक है। तो देखो
अगर हम बात करें सामाजिक आर्थिक राजनीति में, तो पहली चीज़ तो पूरी तरीके से फिक्स है कि उद्देशिका में होता ही होता है। अगर उद्देशिका में होता है तो नंबर 1 वाला ऑप्शन देखेंगे तो भाई मेरे नंबर 1 सब में है। इसका मतलब अब हमें और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मूल अधिकार के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय के बारे में बात नहीं है। मूल कर्तव्य के बारे में, मूल कर्तव्य में भी इनकी बातें नहीं है। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 के अनुसार ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का न्याय का उल्लेख हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो विकल्प है वो सही हो जाता है बी, जिसमें उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व इन दोनों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये भी हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं पढ़ा है। तो तनाव की कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे आगे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। चलिए, तत्व का मतलब जिनसे हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देख लेते भाई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 2 स्टेप में बटा होता है। पहले 4 विकल्प देगा, फिर उन चारों में से चुनना होता है। हमें यहाँ जवाब नहीं देना होता है, ये चारों में से पढ़ करके उसके बाद यहाँ नीचे जो कूट दिए जाते हैं, है ना, उन कूटों में से हमें सही आंसर चुनना होता है। चलो, तो जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कौन सी बातें हैं, प्रस्तावना का मूल बेस क्या है, वो प्रस्तावना क्या बताना चाहता है। तो मेरे बच्चे देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत, पहली चीज़ है। ठीक है, दूसरा है भारतीय राज्य की प्रकृति, तीसरी चीज़ है संविधान के उद्देश्य, चौथी चीज़ है संविधान के लागू होने की तिथि। तो जिन्होंने भी प्रस्तावना टॉपिक पढ़ा होगा, जब हमने प्रस्तावना एकदम शुरुआत किया था तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि प्रस्तावना का मतलब संविधान की भूमिका से है, जिसमें क्या दिखाई देता है, जिसमें हमें दिखाई देता है ये चीज़ तो साफ साफ लिखी हुई वही चीज़ मिल गई, संविधान के लागू होने की तिथि, है ना, संविधान के उद्देश्य, ये 2 चीज़ तो मिल गए साफ साफ वही चीज़। लेकिन अब हमें इन 2 पर चर्चा करनी है, 2 पर बात करनी है कि ये 2 का मामला क्या है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्या प्रस्तावना में संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बात हुई है? पढ़ करके लगा ऐसा? नहीं लगा? लगना चाहिए था। कैसे, आइए हम बात करते हैं। अधिकार का स्रोत, ये ज़रा देखिए, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत जो है, ये जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ हमने पाया था, हम भारत के लोग, अर्थात भारतीय जो संविधान है, उस संविधान में भारत के लोगों की शक्ति, भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है, इस चीज़ का सही अर्थ ये है। अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो संविधान के अधिकार का अगर हम स्रोत देखें तो वो संविधान में लिखा गया है। संविधान में कैसे लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग लिखने का मतलब क्या है? हम भारत के लोग लिखने का मतलब ही यही है कि संविधान को जो शक्ति मिलती है वो हम भारत के लोगों से मिलती है। यानी संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? जनता। आई बात समझ में? चलिए, दूसरी, भारतीय राज्य की प्रकृति। अब भैया ये क्या मामला है? तो बाबू एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य वाला देश है ना। साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? मतलब ये 5 चीज़ें किसी राज्य की या देश की प्रकृति बताती हैं कि उसमें नागरिकों के प्रति क्या बिहेवियर होगा, नागरिकों के लिए कैसी व्यवस्थाएं होंगी, इन सब बारे में बातें की गई हैं। तो ये जो चारों एलिमेंट है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी डी। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो मेरे बच्चे, धर्म की, देखो
आपको याद होगा तो हमने जब प्रेमबल पढ़ा था, मैंने जब आपको प्रेमबल दिखाया था तो वहाँ 5 चीज़ें एकदम साफ साफ ये लिखी हुई मिली थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 चीज़ें वहाँ दिखाई दी गई थी। अब यहाँ ज़रा देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना में है। धर्म का है, बिल्कुल है। अवसर की स्वतंत्रता का है, बिल्कुल है। सॉरी, अवसर का समानता का है लेकिन स्वतंत्रता का नहीं। विचार का है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर अवसर तो लिखा हुआ मिला था, आर्थिक और राजनीतिक लिखा हुआ मिला था। अरे बिल्कुल मिला था, लेकिन वो स्वतंत्रता थोड़ी थी, वहाँ अवसर की समानता थी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था। तो ये चीज़ याद रखना, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था, स्वतंत्रता नहीं थी। अवसर की समानता थी, स्वतंत्रता नहीं थी। इसका मतलब ये है कि कौन सी स्वतंत्रता इन 5 में से वहाँ लिखी हुई थी, तो धर्म की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, यानी 1 और 5। तो विकल्प सही हो जाएगा 1 और 5। चलिए अब उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे। अच्छा, आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस संविधान संशोधन, अच्छा अगर कोई पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, इस संशोधन के द्वारा क्या गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 4 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले केवल क्या था, एकता और लोकतंत्रात्मक था। ठीक है, चलो तो अब जरा देखो, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले इनमें से कौन पहले से भी प्रस्तावना में था। तो भैया पंथ निरपेक्ष तो 42वें में जोड़ा गया, समाजवादी तो 42वें में जोड़ा गया। ठीक है, इसका मतलब एकता और लोकतंत्रात्मक पहले से उपस्थित था। ठीक है, तो एकता और लोकतंत्रात्मक तीसरा और चौथा, इसका विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार हटो, देखो ये है 10वां, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो हमें क्रम से सजाना है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले न्याय की बात हुई थी कि स्वतंत्रता की बात हुई थी कि बंधुत्व की बात हुई थी कि समता की बात हुई थी। स्वतंत्रता में हम लोग 3 प्रकार की स्वतंत्रता देखे थे प्रेमबल में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और सॉरी न्याय, ये 3 न्याय देखे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर हम स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो 5 प्रकार की हमने स्वतंत्रता देखी थी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। ठीक है, ये कुल 5 प्रकार की हमने स्वतंत्रता देखी थी। और अगर हम बात करें समता, तो हमने देखा था कि अवसर की और प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। बंधुत्व के लिए हमने देखा था कि एकता, अखंडता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा था। लेकिन उस प्रेमबल में सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले मेरे बच्चे आता है न्याय। न्याय के बाद आता है स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, फिर बंधुता। ठीक है, ये चीज़ जब हम प्रस्तावना को ढंग से पढ़ते तभी याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता, फिर बंधुता या बंधुत्व। ठीक है, तो इसके लिए विकल्प सही हो जाएगा बी, पहले चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। ठीक है, चलिए ये देखिए, कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलो, कथन सही नहीं है यानी गलत वाला कथन हमें बताना है। देखो, कह रहा है कि उद्देशिका संविधान का एक अंश है। अभी मैंने बताया कि भैया बेरूबारी केस जो 1960 में हुआ था, उस टाइम में उद्देशिका संविधान का अंग नहीं था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में उद्देशिका को संविधान का अंग घोषित किया गया। ठीक है, प्रस्तावना में, यानी इसमें मतलब किसमें, उद्देशिका में या प्रस्तावना में। प्रस्तावना संविधान या इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। बिल्कुल है, सीधी सी बात मैंने आपसे कहा था कि संविधान का जो प्रस्तावना है या उद्देश्य का, उसमें क्या चीज़ दिखाई गई है, उद्देश्य दिखाया गया है ना, और उसमें संविधान के लागू होने की तिथि बताई गई है, शासन प्रणाली का स्वरूप बताया गया है, आदर्श जो संविधान के वो बताए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल है, यानी ये 2 कथन सही है। अब उसके बाद 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो मैंने साफ साफ पॉइंट क्लियर कर दिया था आपसे कि अभी मैंने जस्ट बताया भी कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन के द्वारा समाजवादी वर्ड जोड़ा गया था, मतलब वो भी सही है।
लेकिन अब लास्ट वाला देखिए, कह रहा है शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। इसका मतलब ये है कि जब संविधान बन रहा था तो उसी समय से पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे प्रेम्बल में था। ये तो भैया गलत है ना। कैसे था? जब 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ तब तो जाकर के समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये क्या नाम है, लोकतंत्र, ये क्या नाम है यार, ये एक और वर्ड, सॉरी भूल रहा हूँ, वो जोड़ा गया। ठीक है, उससे पहले थोड़ी जोड़ा गया था उसमें। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, ठीक, कि जब 42वां अमेंडमेंट हुआ तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। लेकिन ये चीज़ अगर जब अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया तो सदैव से उद्देशिका का एक अंश रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो उसके बाद भैया को देखो, भैया सीधे हो जाओ। ये भैया सीधे ना होंगे, अरे सीधे हो जाओ भैया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में, है ना, कौन सा कथन सही है, कौन सा या से कथन सही है या है। तो देखो, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इस चीज़ को अगर आपने देखा होगा तो प्रस्तावना या उद्देशिका की जब हमने आलोचना पढ़ी थी तो उस आलोचना में मैंने बताया था कि उद्देशिका अप्रवर्तनीय है, और अप्रवर्तनीय होने का मतलब प्रवर्तनीय नहीं है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। उद्देशिका उन उद्देश्यों को ही बताती है जो संविधान हमारे कंट्री में चाहता है कि रहे। हमारा संविधान चाहता है कि समानता हो सबके बीच में, सभी को अवसर की समानता मिले, सभी को प्रतिष्ठा की समानता मिले, व्यक्ति की गरिमा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, सबकी स्वतंत्रता मिले। आई बात समझ में? और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल चाहते हैं। और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। अभी इस क्वेश्चन में पीछे आया कि संविधान स्रोत का, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, ये चीज़ प्रेम्बल में शामिल है कि नहीं है, कैसे है। हम भारत के लोग ये लिख करके तो हमारे प्रेम्बल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो उद्देशिका उस स्रोत की ओर यानी जनता की ओर जरूर इशारा करती है जहाँ से संविधान अपने अधिकार को प्राप्त करता है। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों विकल्प सही है। तो इसका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी विकल्प नंबर ए। ठीक, ये देखिए भैया, ठहर जाओ जरा देर, ठहरो राम। चलिए, अरे ये क्वेश्चन तो हो गया ना। तेरह नंबर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया? भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला है कि उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। बिल्कुल सारी बातें सही हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सर 1946 को प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उसको लागू कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, और वही जाकर के उद्देशिका बन गई। ठीक, दूसरा, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलो, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, कि जो ये उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है ना।
उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। अरे ऐसा कुछ हमने पढ़ा क्या कि मूल अधिकारों से रिलेटेड बातें हमारी उद्देशिका में लिखी हुई हैं? पढ़ा था? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्देशिका में ये बातें नहीं है, संविधान में तो है। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। अरे सर मूल अधिकार की तो चर्चा की गई थी मेरे बच्चे, मैंने मूल अधिकार की चर्चा वहाँ की थी जब मैंने आपको ये बताया था कि हम अपने पॉलिटी को पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो उसमें मैंने मूल अधिकार को दर्शन के वाले हिस्से में बताया था। ठीक है, तो चलिए, तो इसका मतलब उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती है, यानी ई वाला गलत है। ठीक है, तो इसके लिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 3। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 13। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 14, 15 कहाँ गया? चलो कोई नहीं, भी हम देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। चलो भी देख लेते हैं, क्या भी हो आ ही जाएगा हमारे सामने। चलिए देखें, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? मतलब जो भारत का संविधान है ना, ये संविधान जो लोगों ने लिखा था उन लोगों का मत कहाँ दिखाई देता है? क्या उन लोगों के जो विचार थे वो हमको मूल अधिकार में दिखाई देते हैं? क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिखाई देते हैं? क्या मूल कर्तव्य में दिखाई देते हैं? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों में केवल एक नागरिक को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनको कौन से अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इनके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन संविधान निर्माता भारत को कैसा देखना चाहते थे, भारत में क्या क्या चीज़ें चाहते थे, उसका जिक्र उद्देशिका में है। कैसे? संविधान निर्माता चाहते थे कि हर एक व्यक्ति भारत में समान हो, तो उन्होंने लिखा कि सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, है ना। लिखा इस चीज़ को। उन्होंने ये चीज़ स्वप्न में कल्पना की थी कि हमारे भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी को न्याय मिलना चाहिए। उद्देशिका में है वो चीज़, है ना। तो अगर हम संविधान निर्माताओं का मत देखें तो वो उद्देशिका में झलकता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। अभी ये जो 2-3 क्वेश्चन छोटे हुए, अभी हम इनको देख लेते हैं, 14, 15 और 16। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका विकल्प हो जाएगी। अगर आपको पता है तो सीधा इसका जवाब हो जाएगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। 19वां देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार न्याय प्रदान करती है? ठीक है, किस प्रकार से न्याय प्रदान करती है, कौन कौन से न्याय देती है? प्रश्न का सही मतलब तो ये है। तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक। बार बार हम देख रहे हैं कि भैया न्याय के मामले में प्रेमबल में 3 ही लोगों का जिक्र है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये मनोवैज्ञानिक का तो कोई सेंस ही नहीं अभी तक हमने देखा, यानी पहला, तीसरा और चौथा। तो विकल्प नंबर सी सही है। 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20वां देखें तो क्वेश्चन नंबर 20वें में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। अब ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, मतलब कहाँ से निकल करके हमारे सामने ये चीज़ बनी। तो मेरे बच्चे, प्रस्तावना जो है ये एक्चुअल में उद्देशिका है, जो कि कहाँ से निकला था? उद्देश्य प्रस्ताव से आया था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अगर आपको, चलिए बाय द वे, अगर क्वेश्चन पढ़ करके नहीं भी समझ में आ रहा है कि प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव से आया था। ठीक है, ना तो अगस्त प्रस्ताव से आया था, ना तो नेहरू रिपोर्ट का ये संशोधित संस्करण है। तो प्रस्तावना जो है ये किसका संशोधित संस्करण है? उद्देशिका प्रस्ताव से या उद्देश्य प्रस्ताव से। देखिए
क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है 42वां, और 1976 में हुआ है, और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो उसका क्रम मेरे बच्चे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ कॉन्सेप्ट में नहीं, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये फैक्ट है। ठीक है, पहले क्या था? समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष और अखंडता, उसके बाद। ठीक है, क्लियर? चलिए 22वां देखिए। 22वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। हाँ है, क्या दिक्कत है इसमें? प्रस्तावना के अनुसार विधायिका और अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। देखिए, पहली चीज़ तो ये, प्रस्तावना में विधायिका और विधायी शक्तियों जैसे किसी चीज़ का उल्लेख है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेट करता हुआ कोई टॉपिक अगर पॉजिटिव वे में है तो गलत ही होगा, है ना। पॉजिटिव वे में होने का मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। अगर ये चीज़ लिखा होता प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों के उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये नेगेटिव वे होता, ये पॉजिटिव वे है। तो प्रस्तावना में जब विधायिका, विधायी शक्ति इन सब का उल्लेख है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उनसे रिलेट करता हुआ अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच आएगा हमारे सामने तो वो गलत ही होगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में क्या प्रकट करती है? देखो, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि भारतीय जो प्रस्तावना है संविधान का पहचान पत्र है, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, पहचान पत्र है ये, हाँ, ननी पालखी वाला ने ये स्टेटमेंट कहा था। ठीक है, कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। मतलब हमें ये देख करके ही, जैसे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का हम परिचय पत्र देखें तो परिचय पत्र से हमें उसका नाम पता चल जाता है ना, उसका जो भी मतलब जिस भी फील्ड से रिलेट करता हुआ परिचय पत्र है, हमें समझ में आ जाता है कि लगभग उसका बायोडाटा समझ में आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम प्रस्तावना पढ़ें तो संविधान में किन मुद्दों को लेकर के बात किया गया होगा, किन विचारों के आधार पर बात किया गया होगा, हमें ये चीज़ प्रस्तावना में समझ में आ जाती है। हमें समझ में आ जाता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, इन्हीं सब बातों को लेकर के बात किया गया है। ठीक है, तो ये ननी पालिखा वाला, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया, फिर से छोड़, उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? तो मेरे बच्चे, प्राधिकार का स्रोत अभी पीछे पड़ा, हाँ प्रकट करती है उद्देश्य का। राज्य की प्रकृति करती है, उद्देश्य बिल्कुल प्रस्तावना से ही तो समझ में आता है कि उसका उद्देश्य क्या है संविधान का। अंगीकार करने की तिथि मतलब स्वीकृत करने की तिथि, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। तो कौन सा 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। चलो 24वां अगर हम देखें तो 24वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के रेफरेंस में हमें इन सब बातों को देखना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार माने स्वीकृत या अंगीकृत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बिल्कुल 100% की बात है, सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अरे खरी खोटी सही बात है मेरे भाई, है ना। तो भैया कौन सा विकल्प सही है? 1 और 2 दोनों सही है। तो वो चीज़ अगर पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा। क्वेश्चन सही चल रहा है। 24, अरे यार 25 से 20 फिर मिस हो गया। चलो भाई देख लेते हैं। देखो 28 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती है। अब इस चीज़ को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। हमें इसमें क्या करना है कि जो लाइनें इनमें से संविधान की उद्देशिका को एकदम पूरी तरीके से डिफाइन करती हूँ उसी को सही इसमें टिक करना है। तो भारत जो संविधान है ना,
संविधान की उद्देशिका भाग तो है लेकिन विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये बात सही है। अब विधिक का मतलब कानूनी क्या, अच्छा मैंने साफ साफ जब आपसे ये कह दिया है कि जो उद्देशिका है ये अप्रवर्तनीय है, मतलब सरकार उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है या बाध्य किसी को नहीं कर सकती कि प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो समाज में दिखनी चाहिए, इसके लिए कोई कानून बनाओ, नियम बनाओ, वो पूरी तरीके से बाध्य नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब वो कोई कानूनी प्रभाव नहीं डाल सकती किसी पे, बात साफ है। संविधान का भाग तो है ये उद्देशिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ गलत है, यानी संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती है, तो ये चीज़ गलत है। तो इस स्टेटमेंट में अगर इसको जोड़ेंगे तो वो चीज़ सही लाइन नहीं बनेगी। दूसरी चीज़ अगर देखें, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, साफ साफ गलत है, ठीक है। संविधान का भाग है तो हटाओ, उसको हटाओ। भारत के संविधान की उद्देशिका भारत का भाग है, सही चीज़ है, और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। अभी मैंने साफ साफ कहा कि विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ठीक है, अप्रवर्तनीय है। देखो संविधान का भाग है किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ठीक है। देखो ये विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में बहुत अंतर है मेरे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ ज़रा देखें कि विधिक प्रभाव नहीं रखना, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी रूप में जो शासक, हमारे जो शासन प्रणाली के जो संचालक हैं वो किसी भी रूप में इस चीज़ को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए, भारत का संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के का मतलब ये हो गया कि संविधान में वर्णित किसी पर्टिकुलरली हिस्से के दायरे में आकर के कोई कानूनी प्रभाव वो नहीं दिखा सकता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। चलिए तो आगे बात करते हैं 29। देखिए संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप का, विधिक का मतलब होता है कानून। तो देखिए प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यानी कानून के रूप में यह लागू किया जा सकता है। अभी मैंने बताया अपरिवर्तनीय है तो क्या लागू किया जा सकता है उसको? नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह लागू नहीं किया जा सकता है या विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। मैं साफ साफ कह दिया भैया वो अपरिवर्तनीय है, और अगर वो अपरिवर्तनीय है तो किसी भी परिस्थिति में उसको लागू नहीं किया जा सकता है उपयुक्त में से कोई, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। सीधा इसका जवाब 30। देखिए अब ये चीज़ समझना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। तो भैया कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया? 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, के 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता में? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। और समानता, 2 प्रकार की समानता के बारे में बात किया गया है। देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। भ्रातृत्व तो एक प्रकार की बंधुता है ना, बंधुता का मतलब होता है आपस में भाई के रूप में। तो भैया 3, 5, 2, 1 ये ऑप्शन इसमें सही। ये 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जो उद्देशिका है उस उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो अगर आपको ध्यान होगा ना तो मैंने आपसे बताया था कि जो विषय वस्तु है, ठीक है, ये विषय वस्तु लिया गया है यूएसए से, और जो भाषा है ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान होगा तो जब हमने प्रस्तावना को शुरू किया था तो शुरू करते ही मैंने सबसे पहले आप लोगों को इनके बारे में बता दिया था कि जो प्रस्तावना की बातें हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो जो प्रस्तावना का भाषा है, जो विषय वस्तु है, सॉरी शायद मैंने इससे पहले उल्टा बोल दिया था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो भाषा है जो विषय वस्तु है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो संकल्पना है ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। तो भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन ये है कि किस वाद में उच्चतम, वाद का मतलब विवाद, किस उच्चतम न्यायालय
ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। मतलब कौन से केस में सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने ये चीज़ फिक्स कर दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो अगर आपको याद हो, अच्छा चलिए कोई नहीं, देखिए केशवानंद भारती केस में वो चीज़ हुआ था, पूरी तरीके से हुआ था कि जो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया था। ये आगे पढ़ेंगे वो मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, और उसी मूल ढांचे के तहत ये उद्देशिका को मूल ढांचा घोषित कर दिया गया था, तो इस वजह से वो संविधान का भाग हो गया था। लेकिन इस पर जो किसमें उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की थी, धारणा का मतलब ये कॉन्सेप्ट आया हमारे सामने पहली बार कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो वो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस केस के तहत ये हुआ था। हम लोग मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको फैक्ट पता है तो सीधा हो जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। देखिए 33वां, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, सीधा सा अगर आपको पता तो सीधा इसका जवाब मिल जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक स्थिति क्या थी? अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ने में समझ में आ रहा तो आप अगर विकल्प देखें तो आपको थोड़ा सा और समझ में आने लगे। क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? तो इनमें से क्या था? तो बाबू लोग अगर आप देखें ध्यान से तो 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था 42वां, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इतने वर्ड जोड़े गए थे। ये नहीं, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड जो है ये 1976 में आया था। तो इसका मतलब ये है कि 1950 में जाहिर सी बात है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं रहे होंगे, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये दो के अलावा भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो था ही, है ना। तो संपूर्ण ये दो को हटाने के बाद जो बच रहा है वो 1950 में वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी, ठीक है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 3 वर्ड 26 जनवरी 1950 के समय में थी, ठीक है। चलिए तो बस 34 क्वेश्चन ही थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए, जैसे 33, 28, 24 के बाद वाले क्वेश्चन रह गए, थोड़ा सा अब हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। 24, 25, 26, 27 ये क्वेश्चन रह गए हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा वेट करिए आप। ओके गाइस, तो ये जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे उनको देख लेते हैं। देखिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, किसका उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। तो मेरे बच्चे विचार की स्वतंत्रता है, समानता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, यानी वो जो दो चीज़ें सही हैं, और ये जो विचार की समानता है ये गलत है, क्योंकि विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला चीज़ कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब शामिल नहीं। विचार की स्वतंत्रता है, हाँ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हाँ है। विश्वास की स्वतंत्रता है, हाँ है। आर्थिक स्वतंत्रता है क्या? नहीं। आर्थिक न्याय है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हुआ। और ये 14वां नंबर एक क्वेश्चन और रह गया था, इसको देखिए। कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं, ठीक है। तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, पहला एलिमेंट, ठीक है। तो सही कह रहा है, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर देखें तो कह रहा है कि संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी को शक्ति का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार नहीं दी गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि राज्य की शक्तियाँ और संघीय शक्तियाँ, अभी इन सब टॉपिकों पर हमने बातचीत नहीं किया है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इसका हम आंसर जान लेते हैं कि क्या इसमें बातें हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि भाई संघ की जो इकाइयाँ हैं वो स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग
कार्य का संपादन, प्रयोग और कार्य का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। अब इसमें हमसे कह रहा है कि कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। ठीक है। तो भाई इसमें से अगर हम बात करें कि कौन कौन से बिंदु हमारी प्रस्तावना में शामिल हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रस्तावना में शामिल है वो संघ की इकाइयाँ, स्वायत्त, ये सब बात तो उसमें की नहीं गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, दूसरे एलिमेंट के बारे में बात की गई है। क्या अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, ये सब बात हमने प्रेमबल में देखा नहीं देखा। यानी अगर हम बात करें संघ की इकाइयाँ वगैरह इन सब बारे में, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलितों, इन सब के बारे में अभी हमने कोई बात किया ही नहीं। हमने बस यही बात की कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, और ये बात के संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान में समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता होगा। तो इन्हीं तो बात मतलब टॉपिकों पर हमने बात की है। अब इसका जो विकल्प है, एक्चुअल में इसका विकल्प का आंसर डी दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है। और इसमें सही आंसर का विकल्प दिया भी नहीं गया है। हालांकि इसमें सही क्या क्या है, तो इसमें सही है पहला और तीसरा। ठीक है। इसका सही आंसर जो है, ये आंसर दिया भी नहीं गया, विकल्प में भी नहीं, और जो आंसर इसका दे रखा है वो 1 2 3 4 दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसे ये 27, 26, 25। देखिए ये क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। ठीक है। मतलब हमारे इंडिया, देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी धर्म को बढ़ावा न देना। ठीक है। मतलब बढ़ावा न देने का मतलब ये हो गया कि किसी धर्म के आधार पर हमारा शासन नहीं चलता है। ठीक है। अगर धर्म के रेफरेंस में कहीं न्याय हो रहा है, धर्म के रेफरेंस में कहीं समानता की बात की जा रही है, तो वो चीज़ें, मतलब एक चीज़ से ऐसा समझ लीजिए कि धर्म से न्यूट्रल होना पंथ निरपेक्ष होना होता है। ठीक है। तो अगर पंथ निरपेक्ष है तो बात सही है। पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, मतलब अच्छा रूप देता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। पंथ निरपेक्ष ही हमारी कंट्री में है, जो कि प्रेमबल में हमको दिखाई देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार का समाजवाद का प्रावधान है। अगर आपको ध्यान होगा तो समाजवाद टॉपिक पर हमने बात की थी, जिसमें हमने ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि भैया समाजवाद का प्रावधान ना तो लोकतांत्रिक है ना तो समाजवादी है, ये साम्यवादी है। समाजवाद लोकतांत्रिक के साथ थोड़ा सा निकटता जरूर रखता है, लेकिन उसका स्वरूप विशिष्ट है। और 26 नंबर देखिए, 26 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा में सर्वसम्मति से, है ना, सर्वसम्मति से उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया। सर्वसम्मति का मतलब जब सभी लोगों ने उसको सहमति दे दी। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था, सर्वसम्मति से किया था। ठीक है। और उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया था। यानी मूल का मतलब हो गया कि जब उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, जब एकदम नया नया हमारा संविधान बना हुआ था, तो भैया उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य था, लेकिन कुछ और भी था भैया। समाजवादी गणराज्य था, तो समाजवादी तो 42 में संशोधन के बाद आया। पंथ निरपेक्ष गणराज्य था, तो पंथ निरपेक्ष अगर हम वर्ड के बारे में बात करें तो पंथ निरपेक्ष वर्ड भी कब आया था, 42 में अमेंडमेंट के बाद आया था। एक सेकंड को 27 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया, 27 के बाद आया था। ठीक है। तो अगर अब हम बात करें इसमें से कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो भैया इसमें जो आंसर सही होगा वो सही होगा आपका एक और दो। ठीक है। यानी पहला और दूसरा,
यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये दो चीज़ें 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, तो यही दो चीज़ें हमको वहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो पहला और दूसरा सही है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये 42वें अमेंडमेंट के बाद आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व हो चुके हैं। तो प्रेमबल से अभी तक पूछे गए कुल प्रश्न यही हैं, या यही लेवल हो सकता है पूछे जाने का। ठीक है, तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।